फिल्म की शुरुआत एक नरेशन से होती है जिसमें उस वसंत की आखिरी पूर्णिमा का जिक्र किया जाता है और नरेटर बताता है कि उसी रात टार्कर मिल शहर के लंबे दुस्वप्न की शुरुआत हुई थी। इसी दौरान रेलवे ट्रैक पर आर्नी वेस्ट्रम रास्ता साफ करने के लिए वहां जाता है और जब वह काम कर रहा होता है तभी पास में एक जीव उसे देख रहा होता है। काम खत्म करने के बाद आर्नी जल्दी से वहां से निकलने लगता है, लेकिन उसे कीचड़ में एक बहुत बड़ा पद चिन्ह दिखाई देता है और अचानक उस पर बेरहमी से हमला होता है तथा उस जीव की डरावनी आवाजें शहर के लोगों द्वारा सुनी जाती हैं। नैरेटर टिप्पणी करता है कि हत्याएं शुरू हो चुकी थी, लेकिन शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि आर्नी एक शराबी था, इसलिए सभी ने सोचा कि यह सिर्फ एक हादसा था। कोरोनर निष्कर्ष निकालता है कि वह ट्रैक पर बेहोश हो गया था और ट्रेन से कुचल गया। बाद में शहर के उत्सव शुरू होते हैं और हम कॉस्लॉ परिवार से मिलते हैं जिसमें पिता बॉब नैन और 2 बच्चे जेन और मार्टी शामिल हैं। नैन जेन से कहती है कि वह मार्टी को बुला लाए क्योंकि उसे उसकी चिंता हो रही है और हमें पता चलता है कि मार्टी को चलने में दिक्कत है तथा वह व्हील चेयर का इस्तेमाल करता है। इस बीच ब्रडी दूर से जेन को देखता है और कहता है कि उसके पास एक प्लान है और मार्टी अनमने ढंग से मान जाता है। जब जेन पास आती है तो एक सांप उसके सामने आ जाता है और वह डर कर गिर जाती है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि यह दोनों का मजाक था और वह गुस्से से भर जाती। मार्टी कहता है कि यह सिर्फ एक मजाक था, लेकिन ब्रैडी हद पार कर देता है और नकली सांप जेन पर फेंक देता है जिससे वह कीचड़ में गिर जाती है। जेन वहां से ये कहते हुए चली जाती है कि वह अपने भाई से नफरत करती है और रास्ते में वह एक महिला को एक आदमी से झगड़ते हुए देखती है। बिना जाने वह वेयरवुल्फ के अगले शिकार की गवाह बन जाती है। बाद में परिवार घर पहुंचता है और बॉब जेन से अपने भाई की मदद करने को कहता है और ऐसा करते हुए मार्टी पूछता है कि क्या अंकल रेड आ रहे हैं। जेन कहती है हाँ, लेकिन उसे कहती है कि वह उनके बारे में सोचना छोड़ दे क्योंकि रेड सिर्फ एक चिड़चिड़ा शराबी है। मार्टी अपने अंकल का बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन जेन उसे अकेला छोड़कर चली जाती है। रात के दौरान मार्टी अपनी बहन के कमरे में जाकर माफी मांगता है और उसे अपनी पॉकेट मनी देता है ताकि वह नए मौजे खरीद सके और अनमने ढंग से जेन उसकी माफी स्वीकार कर लेती है। मार्टी मौका पाकर पूछता है कि क्या उसने रेड के बारे में जो कहा वह सच है और जेन इसकी पुष्टि करती है, लेकिन अपने कहने के तरीके के लिए माफी मांगती है तथा बताती है कि उनके अंकल का तलाक हो रहा है। इस खबर से खुश होकर मार्टी कहता है कि उसे उनकी पत्नी कभी पसंद नहीं थी। उसी रात पहले झगड़ती हुई दिखाई गई महिला गर्भवती होने और छोड़े जाने के बाद अपनी जान लेने की तैयारी करती है, लेकिन उससे पहले ही वह दानव उस जगह पर आता है और घर पर चढ़ने लगता है। किसी की मौजूदगी महसूस करते हुए वह पीछे मुड़ती है और उस राक्षस द्वारा बेरहमी से मार दी जाती है। उसकी चीखें सुनकर उसकी माँ ऊपर भागती है और अपनी बेटी को बिस्तर पर मृत पाती है। अगले दिन शेरफ जो उस युवती की हत्या के जिम्मेदार को खोजने के लिए संघर्ष करता है और उसका सहयोगी पूछता है कि वह क्या करने वाला है तथा जो बताता है कि उसने मदद के लिए एक जासूस को बुलाया है। बाद में मार्टी अपनी दोस्त टैमी के साथ खेल रहा होता है जब दोनों कई पुलिस अधिकारियों को घटना स्थल पर देखते हैं और डरते हुए वे दूर से सब देखते हैं, लेकिन मार्टी अपनी दोस्त से जल्दी करने को कहता है। जब वे टैमी के घर पहुंचते हैं तो वह बताती है कि वह डरी हुई है क्योंकि वह युवती उसकी पड़ोसी थी और टैमी ये भी कहती है कि उसे अपने पिता के ग्रीन हाउस से आवाजें सुनाई दे रही हैं। जाने से पहले मार्टी उसे चिंता न करने के लिए कहता है और अलविदा कहता है। रात में मार्टी अंकल रेड की कहानियां सुनकर खुद को व्यस्त रखता है, लेकिन नैन को अपने भाई का अपने बेटे के सामने शराब पीना पसंद नहीं है और वह उसे कमरे में भेज देती। उसके जाने के बाद नैन रेड से कहती है कि वह मार्टी के सामने शराब न पिए ताकि उस पर बुरा असर न पड़े और रेड जोर देकर कहता है कि उसका भतीजा सबकी सोच से ज्यादा समझदार है तथा सिर्फ चल ना पाने वाला व्यक्ति नहीं है। नाराज होकर नयन कहती है कि उसके लिए यह आसान है क्योंकि वह कभी कभी आता है और फिर चला जाता है और उसे डर है कि उसका बेटा सब कुछ छोड़ देगा, लेकिन रेड कहता है कि मार्टी एक मजबूत लड़का है। नयन कहती है कि उसका बेटा उसे एक प्रेरणा मानता है और उसे इस हालत में देखना उसे तोड़ सकता है। उसी रात टैमी का पिता टीवी देख रहा हो जब उसे बाहर दस्तक की आवाज सुनाई देती है और चिढ़कर वह अपनी बंदूक उठाता है तथा जांच करने बाहर जाता है। अपने ग्रीन हाउस में पहुंचता है जहां उसे कुछ टूटे हुए गमले मिलते हैं। गुस्से में वह जगह की तलाशी जारी रखता है और एक मकड़ी को देखकर चौंक जाता है। वह आगे बढ़ता है, लेकिन पीछे से आवाज सुनकर फिर चौंकता है और अपनी बंदूक चला देता है। अचानक सब कुछ हिलने लगता है और वह जीव जमीन से निकलकर उसे नीचे खींचने लगता है। अगले दिन लोग अखबार पढ़ते हैं और पता चलता है कि पुलिस इस मामले को एक सनकी व्यक्ति का काम मान। अधिकारी लोगों से कर्फ्यू का पालन करने को कहते हैं और डरे हुए लोग रात होने से पहले घरों में रहने लगते हैं। इसी बीच मार्टी और ब्रडी पार्क में पतंग उड़ा रहे होते हैं, लेकिन उनका मजा जेन के आने से टूट जाता है जो अपने भाई से कहती है कि खाना तैयार। मजबूरी में मार्टी उसके साथ जाने का फैसला करता है और वह पूछता है कि क्या ब्रडी नहीं आ रहा, लेकिन उसका दोस्त कहता है कि वह बाद में आएगा, जिससे मार्टी चिंतित हो जाता है। अंत में शहर के वर में एंडी शरीफ के काम पर सवाल उठाता रहता है। एक आदमी उसे शांत करते हुए कहता है कि जांच जारी है, लेकिन एंडी कहता है कि यह जांच एक मजाक है, जिससे ऑफिसर पीटर गुस्से में आकर उस पर झपट पड़ता है। बहस तब रुक जाती है जब ब्रैडी के पिता हर्ब किंगड वहां आते हैं और पूछते हैं कि क्या किसी ने उसे देखा है। उसी समय जो बुरी तरह हिला हुआ लड़के की पतंग पकड़े होता है जो खून से सनी होती है। हर्ब पीटर के
के साथ वहाँ पहुँचता है और लड़के की लाश देखने के लिए दौड़ता है। वह समझ जाता है कि वह उसका बेटा है और गुस्से में चीख उठता है। सुबह चर्च में ब्रडी की अंतिम विदाई होती है, जहाँ उसका शरीर रेवरेंड लेस्टर लोवे द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करता है। विदाई के बाद रेड मार्टी को घर छोड़ने की पेशकश करता है और नैन मान जाती है। रास्ते में रेड कहता है कि बेहतर होगा कि वे जल्दी ही कातिल को पकड़ लें और मार्टी अपनी थ्योरी बताता है। वह पूछता है कि अगर कातिल असल में कोई राक्षस हो तो क्या होगा। रेड इस थ्योरी पर हंसता है, लेकिन संभावना को पूरी तरह नकारता नहीं और पूछता है कि वह किस तरह का राक्षस हो सकता है। मार्टी कहता है कि वह एक वेयरवुल्फ हो सकता है और रेड फिर हंसते हुए कहता है कि यह अच्छा विचार है। मार्टी आगे बताता है कि उसकी दोस्त ने ग्रीन हाउस से गुर्राने की आवाजें सुनी है और उसी रात उसके पिता की मौत हो गई। रेड कहता है कि उसे यह विचार अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए, क्योंकि यह बस उनके जैसा ही एक इंसान है। वह समझाता है कि ऐसे पागल लोग पूर्णिमा के दौरान ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, लेकिन जल्द ही उसे पकड़ लिया जाए। उसी रात एंडी कुछ लोगों को इकट्ठा करता है और उन्हें उस पागल को ढूंढने के निर्देश देता है। तभी जो वहाँ आता है और सबको घर जाने के लिए कहता है, लेकिन एंडी उसे बीच में रोकते हुए याद दिलाता है कि उसके पास सिर्फ पीटर की मदद है और वे अब तक किसी भी हत्या को सुलझा नहीं पाए। जो कहता है कि कानून का पालन होना चाहिए और फिर से सबको घर लौटने को कहता है। एंडी लोगों से डरने के लिए मना करता है, लेकिन तभी हर्ब आता है और उसे चुप रहने को कहता है। हर्ब बताता है कि वह अभी अपने बेटे के अंतिम संस्कार से आया है और सबको चुप रहने के लिए कहता है। जो उसके पास जाकर कहता है कि वह उसकी हालत समझ सकता है, लेकिन उसे समझदारी से काम लेने को कहता है। आंसुओं में हर्ब कहता है कि यह बातें बेकार हैं और बताता है कि ब्रैडी को टुकड़ों में काट दिया गया था। वह सवाल करता है कि जो उन्हें न्याय पाने से कैसे रोक सकता है, लेकिन जो चुप रहता है। हर्ब कहता है कि वह खुद अपने हाथों से न्याय करेगा, जिससे बाकी लोग भी उत्तेजित हो जाते। रेवरेंड लेस्टर लोवे वहां आते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन असफल रहते हैं। शेरफ उनसे कहता है कि उन्हें जाने दें, क्योंकि वह पहले ही कोशिश कर चुका है। लेस्टर लोवे को लगता है कि वह कुछ जानता है और वह उन्हें रोकने की कोशिश जारी रखता है, लेकिन फिर असफल हो जाता है। समूह शिकार शुरू करता है और संदिग्ध की तलाश में जंगल में प्रवेश कर अलग अलग हो जाता है। एंडी का समूह आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक जंगल में आवाजें सुनाई देती हैं और वे तैयार हो जाते हैं। एंडी सुझाव देता है कि वे एक लाइन बनाकर आगे बढ़ें और व्यवस्थित होकर आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें घुर्राने की आवाज सुनाई देती है और घना कोहरा पूरे इलाके को घेर लेता है, जिससे वे घबरा जाते हैं। अचानक एक आदमी पर हमला होता है और उसे कोहरे में घसीट लिया जाता है। घबराकर एक आदमी पीछे हटने की बात करता है, लेकिन उस पर भी हमला हो जाता है। डरे हुए बाकी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, जबकि एक और आदमी पकड़ा जाता है। अगले दिन रेवरेंड लेस्टर लोवे मृतकों के लिए एक और प्रार्थना सभा आयोजित करते हैं। लेस्टर बेचैन लगता है, लेकिन भाषण जारी रखता है और सही शब्द खोजने की कोशिश करता है। हर्ब पागलों की तरह ही हंसता है और कहता है कि शब्दों में सुकून नहीं, असली सुकून अपने हाथों से न्याय लेने में है। लेस्टर उन्हें शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन सभी लोग चिढ़े हुए लगते हैं। अचानक सभी लोग वेयरवुल्फ में बदलने लगते हैं, दृश्य जिससे रेवरेंड डर जाता है और वह रात के बीच में चीखते हुए उड़ जाता है, जिससे पता चलता है कि यह सब एक सपना था। बाद में कॉस्लो परिवार पार्क जाता है, लेकिन उसे बंद पाकर मार्टी नाराज हो जाता है। जेन सवाल करती है कि वे हमेशा उसके भाई की ही बात क्यों मानते हैं। माता पिता कहते हैं कि वे पहले ही उसे मार्टी को परेशान करना बंद करने के लिए कह चुके हैं, जिससे वह और चिढ़ जाती है। वे वापस जाने का फैसला करते हैं और रास्ते में कर्फ्यू का पालन करने की चेतावनी सुनते हैं। बारबेक्यू के दौरान मार्टी अंकल रेड से अपनी भड़ास निकालता है। वह कहता है कि उस दानव ने कई लोगों को मार दिया, जिसमें उसका दोस्त भी शामिल है और पार्क भी बंद हो गया। रेड कहता है कि वह अपने भतीजे की निराशा समझता है, लेकिन उसके पास उसे खुश करने के लिए कुछ है। वह मार्टी से आंखें बंद करने को कहता है और फिर उसके लिए बनाया गया एक नया वाहन दिखाता है। रेड उसे चलाना सिखाता है और मार्टी उत्साह से उसे चलाने लगता है। मजा करने के बाद वह घर लौटता है और फिर रेड से बात करता है। उसका अंकल कहता है कि उसने यह खिलौना उसके मनोरंजन के लिए बनाया है, लेकिन उसे सावधान रहने को कहता है क्योंकि यह खतरनाक है। बाद में वे साथ में खाना खाते हैं, लेकिन रेड कहता है कि उसे जाना होगा। वह मार्टी से कहता है कि उसे कार तक छोड़ने आए और उसे कुछ पटाखे देता है। जाने से पहले वह उसे कर्फ्यू का पालन करने को कहता है और अलविदा कहता है। बाद में मार्टी खिड़की से बाहर जाने का फैसला करता है और अपने वाहन के साथ पटाखे चलाने निकल जाता है। कुछ देर बाद वह एक जगह पहुंचता है और पटाखे चलाने लगता है, बिना यह जाने कि कोई उसे देख रहा है। जैसे ही उसका ध्यान भटकता है, दानव उसके करीब आ जाता है। उसकी मौजूदगी का एहसास होते ही मार्टी घबरा जाता है, लेकिन फिर भी वह एक पटाखे से उस जीव की आंख पर वार कर देता है और वहां से भाग निकलता है। डर से कांपते हुए वह गाड़ी को पूरी रफ्तार से दौड़ाता है और किसी तरह घर पहुंचकर जल्दी से खिड़की से अंदर चढ़ जाता है। घबराकर वह रेड को फोन करता है और कहता है कि उसने वेयरवुल्फ देखा है, लेकिन रेड इसे सिर्फ एक बुरा सपना बताता है। मार्टी जोर देकर कहता है कि यह सच है, पर रेड उसकी बात नहीं मानता और उसे सो जाने को कहता है। साथ ही कहता है कि वेयरवुल्फ जैसी कोई चीज नहीं होती। सुबह जेन अपने भाई के पास आती है और पूछती है कि क्या वह ठीक है, क्योंकि वह घंटों से वहीं खड़ा है। मार्टी कहता है कि उसे उससे बात करनी है, क्योंकि रेड ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, और जेन पूछती है कि मामला क्या है,
है तभी बड़ी हो चुकी जेन की आवाज में नया नरेशन शुरू होता है। वह कहती है कि उस समय उसकी बात अविश्वसनीय लगी थी, लेकिन उसने ज्यादातर बातों पर विश्वास किया। वह अपने भाई की मदद करने का फैसला करती है क्योंकि उसे लगता है कि वह हर शब्द सच मान रहा है। जेन फिर घर घर जाकर कैन इकट्ठा करने लगती है जो दोनों की बनाई योजना का हिस्सा था, क्योंकि मार्टी ने उस जीव की आंख पर वार किया था जिससे वह एक आंख से अंधा हो गया था। जेन संदिग्ध को ढूंढती रहती है लेकिन उसे कहीं नहीं पाती और धीरे धीरे उसे मार्टी पर विश्वास करने का पछतावा होने लगता है। रास्ते में वह रेवरेंट के घर रुककर कैन देने जाती है और बताती है कि वह अपने भाई से नाराज है, जिस पर रेवरेंट कहते हैं कि भाई बहन अक्सर ऐसे ही व्यवहार करते हैं। फिर वह उससे कैन को गैरेज में रखने को कहता है। जेन बिना कुछ शक किए अंदर चली जाती, लेकिन घायल आंख वाले उस आदमी को नहीं पहचान पाती। वह कैन रखने लगती है, तभी एक चूहा देखकर चौंक जाती है और गिर जाती। उठने पर वह उस डंडे को देखती है जिसका इस्तेमाल पहले एक आदमी ने किया था। तभी लेस्टर वहां आता है और पूछता है कि कोई समस्या तो नहीं, और जेन उसकी घायल आंख देख लेती है। सदमे में वह कांपने लगती है और वह उससे पूछता है कि क्या वह ठीक है। उसे मदद और घर छोड़ने की पेशकश करता है। डरी हुई जेन मना कर देती है और वहां से चली जाती है, जबकि रेवरेंड उससे मार्टी को उसका संदेश देने को कहता है। घर पहुंचकर वो बताती है कि असली कातिल कौन है, जिससे मार्टी हैरान रह जाता है। जेन पूछती है कि अब वे क्या करेंगे क्योंकि वे बड़ों को नहीं बता सकते। मार्टी कहता है कि उसे पता है क्या करना है और वह रेवरेंड को एक चिट्ठी लिखता है जिसमें कहता है कि वह उसका राज जानता है और उसे रुकने को कहता है, वरना वह सब कुछ बता देगा। अगले कुछ दिनों तक वे चिट्ठियां भेजते रहते हैं और एक दिन रेड को सब कुछ बता देते हैं। रेड कहता है कि उसे मार्टी से ऐसी उम्मीद थी लेकिन जेन से नहीं, और उसे समझदारी से काम लेने को कहता है। जेन कहती है कि वह समझ नहीं रहा, जिस पर रेड छिड़कर पूछता है कि वे किस बारे में बात कर रही है, क्योंकि दोनों रेवरेंट को खुदकुशी करने के लिए कह रहे हैं। मार्टी समझाता है कि उसने उस जीव की आंख पर वार किया था और अब रेवरेंट की आंख पर पट्टी है। सब कुछ समझाने के बाद भी रेड बच्चों की बात नहीं मान। मार्टी कहता है कि अब तक लेस्टर सारे सबूत मिटा चुका होगा। रेड कहता है कि वह वेयरवुल्फ जैसे खेल के लिए बहुत बड़ा हो चुका है और उन्हें इसे भूल जाने को कहता है। फिर भी वे उसे उस आदमी के घर ले जाने के लिए मना लेते हैं जहां वह उसे पेंटिंग करते हुए पाते। रेड सवाल करता है कि इतनी गंभीर चोट वाला आदमी अस्पताल में होने के बजाय पेंटिंग कैसे कर रहा है। मार्टी समझाता है कि जब उसने उसे मारा था तब वह अपने राक्षसी रूप में था। रेड कहता है कि अब यह खेल काफी हो गया और जेन से पूछता है कि क्या वह सच में इस पर विश्वास करती है। जेन कहती है कि अब उसे खुद नहीं पता क्या सही है, लेकिन गैरेज में उसे कुछ अजीब जरूर लगा था, और वह रेड से कहती है कि जैसे वह हमेशा मार्टी पर विश्वास करता था वैसे ही अब भी करें। बाद में मार्टी उदास होकर अपने साथियों को खेलते हुए देखता है। उसी समय लेस्टर वहां आता है और उसे देखने लगा। उसके दोस्त उसे सोडा पीने के लिए बुलाते हैं, लेकिन वह मना कर देता है और कहता है कि वह घर जा रहा है। जाते समय उसे एहसास होता है कि रेवरेंड उसका पीछा कर रहा है और उसे मारने की कोशिश कर रहा है। मार्टी तुरंत अपनी गाड़ी तेज करता है, लेकिन लेस्टर उसे पकड़ लेता है और उसे पुल से नीचे फेंकने की कोशिश करता है। वह इसमें असफल रहता है और मार्टी मौका पाकर फिर से भाग निकलता है। उसे पता चलता है कि उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने वाला है, इसलिए वह शॉर्टकट लेने का फैसला करता है। पीछा जारी रहता है और कच्चे रास्ते पर रेवरेंड की गाड़ी फंस जाती है। मार्टी इसका फायदा उठाकर एक टूटे हुए पुल की ओर जाता है, लेकिन वहाँ उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है और वही फंस जाता है। जैसे ही वह रेवरेंड को अपनी ओर आते देखता है, घबरा जाता है और उसे छोड़ देने की गुहार लगाता है। लेस्टर कहता है कि उसे अकेला छोड़ देना चाहिए था, लेकिन उसने चिट्ठियां भेजना जारी रखा। वह बताता है कि उसने वे चिट्ठियां पढ़ी थी, लेकिन उसके धर्म में आत्महत्या सबसे बड़ा पाप। वह कहता है कि उसने स्टेला को इसी वजह से मारा, लेकिन समय रहते उसे बचा भी लिया। गुस्से में लेस्टर कहता है कि वह सब कुछ भगवान की इच्छा के अनुसार कर रहा है, लेकिन लड़के ने बीच में दखल दी। वह कहता है कि अब वह उसे पुल से नीचे गिरा देगा ताकि यह हादसा लगे। तभी उन्हें ट्रैक्टर की आवाज सुनाई देती है और मार्टी समझ जाता है कि वह मिस्टर जिमरमैन है। वह जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है, जिससे वह आदमी वापस आ जाता है और रेवरेंड वहां से भाग जाता है। बाद में मार्टी अपने अंकल को सब कुछ बताता है। रेड कहता है कि इस कहानी पर विश्वास करना मुश्किल है और जेन सुझाव देती है कि उन्हें शेरफ से बात करनी चाहिए। रेड कहता है कि यह मुश्किल होगा क्योंकि मार्टी ने एक डरावनी कहानी बना दी है और कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। वह अपने भतीजे के वाहन को ध्यान से देखना शुरू करता है और रेवरेंड की कार के बॉडी वर्क के टुकड़े नोटिस करता है, जिससे उसे उनकी बात पर यकीन होने लगता है। बाद में रेड पुलिस स्टेशन जाता है और जो को सब कुछ बताता है, जो कहता है कि यह अब तक की सबसे पागल कहानी है और पूछता है कि क्या रेड सच में इस पर विश्वास करता है। रेड हिचकिचाता है, लेकिन कहता है कि रेवरेंड की जांच होनी चाहिए, जो कहता है कि वह ऐसा करेगा और रेड वहां से चला जाता है। इसके बाद जो रेवरेंड के घर जाता है और दरवाजा खटखटाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता, इसलिए वह आसपास जांच करने का फैसला करता है। गाड़ी देखने के लिए वह गैरेज के अंदर प्रवेश करता है और टूटा हुआ बॉडी वर्क पाता है। जांच जारी रखते हुए वह लेस्टर को पाता है, जो उससे पूछता है कि वह क्या चाहता है, जो अपनी बंदूक निकालता है और कहता है कि उसे उसके साथ चलना होगा, लेकिन रेवरेंड उसकी बंदूक गिरा देता है और कहता है कि यह उसकी गलती नहीं थी। फिर वह जो कि सामने ही बदलना शुरू कर देता है और उसे बेरहमी से मार देता है। अगले दिनों में रेड अपने भतीजों से मिलता है और मार्टी कहता है कि शेरफ अब तक दिखाई नहीं दिया। रेड पूछता है कि वह क्या कर सकता है और मार्टी उसे एक
चांदी का हार देता है और उसे गोली बनाने को कहता है। रेड यह समझने की कोशिश करता रहता है कि कोई इंसान भेड़िया कैसे बन सकता है और कहता है कि इसका कोई मतलब नहीं है। मार्टी कहता है कि उसे भी नहीं पता, लेकिन वह बताता है कि पूर्णिमा की रात वह उसके पीछे आएगा क्योंकि उसने उसे घायल किया है और अब लेस्टर खुद को नियंत्रित नहीं कर पाएगा, सिर्फ एक गुस्सैल दानव रह जाए। रेड उनकी मदद करने का फैसला करता है और वे एक गोली बनाने वाले के पास जाते हैं। रेड उसे हार देता है और वह आदमी कारण समझकर उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है। वह रेड को गोली देता है और समझाता है कि निशाना बिल्कुल सही होना चाहिए। पूर्णिमा के दिन बच्चों के माता पिता यात्रा पर चले जाते हैं और बच्चों को रेड के जिम्मे छोड़ देते हैं। बाद में तीनों सो जाते हैं और उन्हें पता नहीं चलता कि दानव घर के पास आ चुका है। रेड सिगरेट से खुद को जला लेता है और जाग जाता। बच्चे उसे सावधान रहने को कहते हैं ताकि वह गलती से गोली न चला दे। रेड कहता है कि अब सो जाना चाहिए क्योंकि रात के 3 बजे बज चुके हैं और दानव नहीं आया। वे मना कर देते हैं और रेड वादा करता है कि वह बंदूक लेकर जागता रहे। जब वह मार्टी को कमरे में ले जाने की कोशिश करता है तभी जेन खिड़की पर वेयरवुल्फ को देख लेती है और डर के मारे चीख उठती है। सब सतर्क हो जाते हैं और रेड खिड़की के पास जाकर देखता है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। रेड बंदूक से गोली निकाल देता है और कहता है कि वह अब और बेवकूफ नहीं बनेगा और उन्हें सोने के लिए कहता है। तभी दानव घर की बिजली काट देता है जिससे सब घबरा जाते हैं, लेकिन रेड उन्हें शांत रहने को कहता है। दरवाजे से आवाज आती है और वे हमले के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन दानव पीछे से आ जाता है। रेड गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन दानव उसकी बंदूक दूर फेंक देता है और गोली नाली में गिर जाती है। मार्ट ही गोली लेने की कोशिश करता है, जबकि रेड दूर जा गिरता है, लेकिन वह संभल कर जेन की मदद के लिए दौड़ता है। वह दानव का सामना करता है, लेकिन वह ज्यादा ताकतवर होता है और उसे फिर से फेंक देता है। इसी दौरान भाई बहन गोली हासिल कर लेते हैं और बंदूक फिर से भरते हैं और मार्टी दानव पर गोली चला देता है। दानव जमीन पर गिर जाता है और धीरे धीरे इंसान के रूप में लौटने लगता है। वे देखते हैं कि शरीर फिर से उठता है, जिससे वे डर जाते हैं, लेकिन वह सिर्फ एक झटका होता है। मार्टी उन्हें भरोसा दिलाता है कि वह मर चुका है। वह अपनी बहन का उस पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद करता है और कहता है कि वह उससे प्यार करता है और इसी के साथ कहानी समाप्त हो जाती है।